हमने शुरुआत करी आज धीरू भाई अंबानी से, ठीक है जी। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि धीरू भाई अंबानी जी की फैमिली में ना कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ नंबर 1। इनकी फैमिली में अगर आप देखोगे तो जो भी व्यक्ति बॉर्न हो रहा है वो 1 तारीख से इन्फ्लुएंस है। धीरू भाई अंबानी एक मूलांक वाले, मूलांक मतलब आपकी डेट, आप जिस डेट को पैदा हुए उसको ठीक है। ऐड करो तो आपको मूलांक हो जाता है। वो 1 के थे, उनके बड़े बेटे वो भी 1 की, उनकी वाइफ वो भी 1 की, उनके बेटे भी 1 के, उन जिनसे से वाइफ उनके बेटों यानी अंबानी जी के जो पोते हैं उनकी जिनसे शादी हो रही उनका डेस्टिनी नंबर भी 1, और अभी उनका जो परपोता आया पृथ्वी अंबानी वो भी 1। तो ये 1 को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। एक 1 नंबर से अंबानी को बड़ा प्यार है, एक नंबर 9 से बहुत प्यार है। सो इनका जैसे जियो अब इनका चल रहा है, जियो को इन्होंने अभी अलग भी किया तो वो भी 9 पे ऐड होता है। सो 1 एंड 9 स्ट्रेंथ का नंबर, सूर्य और मंगल का नंबर होता है, तो ये ऐसे फॉलो करते हैं। धीरू भाई अंबानी जी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इनके बेटों में क्लैश हो गया। अगर मुझे लगता है क्लैश नहीं होता तो शायद आज ये दोनों भाई मिलके बड़ी धूम मचा रहे होते। बिल्कुल। तो इससे छोटे भाई का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। सीन क्या हुआ था, छोटे भाई का नाम गेस कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हैं शायद, क्या लगता है कर लेंगे? कर लेंगे। चलिए, छोटे भाई का पहले तो रुतबा बता दें जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि सबको जो मतलब ना 17-18 के बाद आए होंगे जो या यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये लगता होगा कि यार ये बंदा तो बैंकरप्टी हो गया है, ठीक है। लेकिन सच्चाई बताता हूँ, आज से ठीक 12 साल पहले ले चलिए। 12 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इस व्यक्ति के पास मतलब ऑफिस जाना रहता था इनको, रास्ते में बड़ा ट्रैफिक रहता, मुंबई तो आपको पता ही है। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर खरीद लिया था कि भैया ऑफिस जाएंगे हेलीकॉप्टर में जाएंगे, हवा में, कोई ट्रैफिक नहीं है, चिड़िया आएंगी बाय बाय कर देंगे। फिर बीवी का बर्थडे है, आप क्या देंगे अपनी बीवी को बर्थडे पे बताइए? नेकलेस, डायमंड रिंग, ये वैसे मेरी शादी नहीं हुई है। प्रपोजल आ सकते हैं नीचे। तो ये देंगे। वो बोले सोचे करे क्या करे क्या करे क्या, एक 400 करोड़ की एक बोट गिफ्ट कर दी। ओह, मतलब इस तरह के, मैं कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। दोस्त आपके, हम सब दोस्त यार जैसे होंगे, उनके दोस्त यार रहते थे उस समय के बॉलीवुड के सुपरस्टार, पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, इस तरह से। ये उनका पीक है बेसिकली। एवरी पर्सन नोज हु इज ही। पहले शुरुआत इसकी ऐसी होती है कि धीरू भाई जी जब तक थे तब तक उनको कभी ये सोचना नहीं पड़ा था कि अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो ये वेल्थ किसके पास जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेरे बच्चों में कैसे डिवाइड होगा। बिकॉज उनको ये लगता था, जैसे हम सबको कभी ना कभी लगता है कि अभी तो समय है, लेकिन देखिए समय ऐसा बलवान है और लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आप कुछ नहीं कह सकते। दुर्भाग्यवश उनको पहले जो उनका पैरालिटिक अटैक हुआ और फिर हार्ट अटैक और उसके बाद दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। तो एक असमंजस की स्थिति बन गई कि इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। उस समय पर चेयरमैन बन गए बड़े भाई और वाइस चेयरमैन बन गए छोटे भाई की। चलो ठीक है, बड़ा भाई टेक्निकली जो सूटेबल रहता है उस हिसाब से। लेकिन तब से ही थोड़ी अनबन बनने लग गई थी बिकॉज दोनों का नेचर अलग है। बड़ा भाई इंट्रोवर्ट है, फोकस्ड है, डिटेलिंग वाले हैं। छोटा भाई फ्लेम्बॉयंट है, मिलो, सोशल रहो। मतलब जैसे एक पार्टी में होगा, आप अगर बड़े भाई हो मैं छोटे भाई हूं तो मेरे को हर कोई जान जाएगा, लेकिन आप अपने कोने में आराम से अपना जूस पी रहे हो, विस्की पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से। तो वो वाला सीन था। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लैशेस होने थे। तो ये अर्ली 2000 से ये चीज होने लग गई थी और बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई थी कि कंपनी के डिसीजंस होते थे, दोनों ने एक समय पर डिसाइड कर लिया कि हम बताने ही नहीं वाले हम क्या पास कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि भैया इसके दाम बढ़ा दो, ये पीछे से बोल रहे हैं इसके दाम घटा दो, तो नीचे वाले एम्प्लॉयज भी तो कंफ्यूज होंगे कि भाई 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं और दोनों बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो घर तक ये बात पहुंच रही थी। तो इनकी जो माता जी थी कोकिला बहन, वो कोशिश कर रही थी किसी तरह ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और अगर सॉर्ट आउट हो जाती, आज जैसे हम रॉथस्चाइल्ड और कार्निगे और वेंडरबिल्ट्स और रॉकफेलर की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं अंबानी फैमिली की। ये चीज थी। तो माता जी ने कोशिश करी इंटरनल इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, नहीं हो रही थी। फाइनली 2005 या 6 के आसपास डिसाइड हुआ ऑफिशियली बंटवारा किया जाए। अब इसमें क्या हो गया कि बड़े भाई को मिल गया मेन कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस, जिसमें कि पेट्रोकेमिकल का धंधा था जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहा था। छोटा भाई, मैंने बताया नेचर कैसा फ्लेमबॉयंट है, दिखावे वाला, उसने बोला मैं नए जमाने की नई कंपनी लूंगा। तो उसने 3 सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी ली। एक कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, दूसरी थी आपकी आरकॉम, तीसरी थी आर पावर। इस समय पे टेलीफोन कम्युनिकेशन पे रिलायंस वाज द लीडर।
कोई आस पास नहीं दिख रहा, बिकॉज 3G पे इन्होंने तगड़ा वाला निवेश किया, हर जगह नाम चल रहा है। यहाँ पर बड़ा भाई छोटे छोटे काम कर करके अपना आराम से ही कर रहा है, सॉरी बड़ा भाई धीरे धीरे करके अपना एम्पायर बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, छोटा भाई हर जगह शोर शराबा करके, जिस दिन डिवीजन हुआ उसके 3 दिन बाद तो उन्होंने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और ये चीज़ काम भी कर रही थी। शॉर्ट रन में कभी भी ये सारी चीज़ें बड़ी काम करती हैं। जैसे सोशल मीडिया में आपने ट्रेंड्स देखे होंगे कि शॉर्ट रन में जो थोड़ा हल्ला गुल्ला कर ले वो अचानक से चले जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कभी टिकते नहीं है ना। जैसे एक बहुत बढ़िया गायिका थी डिंचक पूजा, और इस तरह से काफी लोग आए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट शॉर्ट रन में काफी चले। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो इनकी इसमें इनने क्या किया, बहुत लपक इन्वेस्टमेंट्स करने लग गए, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मेरे को बड़े भाई को पीछे छोड़ना है, बस ये था जो लिस्ट वाली रिच लिस्ट है उसमें। अब इन्होंने ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी इनके साथ, प्रॉब्लम ये थी कि जो तीनों कंपनी में थी 75% रेवेन्यू आता था कम्युनिकेशन से। मतलब इसको एक बिजनेस तरीके से समझो, जिस दिन कम्युनिकेशन डूब गई उस दिन आपके सब जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के नाम पे हर जगह पे लोन दिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं। और एक इसमें दूसरी चीज थी, देखिए भाई भाई के साथ कभी कभार क्या हो जाता है कि जो इनका प्लांट था, तो अब क्या हो गया कि जो ये छोटे भाई थे, तो इन्होंने 3 तो इनके मेन कंपनी थी, उनमें से 2 इंटरेस्टिंग चीज हो गई। पहली चीज, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जब ये विभाजन हुआ, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब एक चीज डिसाइड करी गई, पहला कि 10 साल तक हम, तो छोटे भाई के साथ क्या हो गया कि काफी एम्बिशियस थे, एस्पिरेशनल थे, 3 तो ये थी। जब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में ये विभाजन हो रहा था, तो कुछ शर्तें रखी गई थी, 2 प्रमुख शर्तें थी। पहला शर्त ये था कि 10 साल तक तो दोनों भाइयों के बीच में उस समय पे ना कुछ शर्तें रखी गई थी। सबसे पहले तो पहली शर्त ये थी कि 10 वर्ष तक कोई भी भाई एक दूसरे के बिजनेस के रिलेटेड किसी भी चीज में नहीं घुसेंगे। अर्थ क्या हो गया कि बड़ा भाई टेलीकॉम में नहीं आ सकते, बड़ा भाई पावर में नहीं आ सकते, और बड़ा भाई नहीं आ सकते अपने जो कैपिटल है उसमें नहीं आ सकते। सेम छोटा भाई पेट्रोकेमिकल पे नहीं आ सकता। पहला चीज ये डिसाइड हो गया। दूसरा ये डिसाइड हुआ कि दोनों अगर कभी भी फ्यूचर में अपनी कंपनी का स्टेक बेचेंगे या कुछ भी अगर बेचने की कोशिश करेंगे या कोलैबोरेशन होगा किसी दूसरी कंपनी के साथ, तो पहला हक हमेशा भाइयों को मिलेगा। मतलब छोटा भाई अगर कुछ अपनी कंपनी रिलेटेड किसी को बेचना चाहता है, लेना चाहता है, तो पहला हक बड़े भाई का। बड़े भाई ने मना कर दिया तो फिर जाओ। और सेम ये चीज, तो ये 2 शर्तें थी। तो 75% जो रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा था वो आता था टेलीकॉम पे। क्यों? क्योंकि उस समय पे पूरी देश को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था 3G के रेवोल्यूशन ने। हर बंदा भैया डेटा मिल रहा है, 3G मिल रहा है, सब अपने फोन पे लगे पड़े रहते थे, और उसमें मास्टरी हो गई थी छोटे भाई की इस चीज पे। लेकिन वो अनुमान नहीं लगा पाए थे कि टेक्नोलॉजी कितने जल्दी जल्दी बदल रही है, और वो काफी स्लो हो गए थे। अचानक से बाजार में कुछ बड़े कॉम्पिटिटर आए। आज के समय पे उनमें से एक बड़े कॉम्पिटिटर है जिसकी सिम मैं यूज करता हूँ। फिर एक और मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटर उठे। फिर आपको याद होगा एक डोकोमो करके आया था, उनने बोला था 1 सेकंड में 1 कॉल, एक मिनट 1 सेकंड, इस तरह से उनने काफी कॉस्ट निकाल लिए थे, 1 पैसा 1 सेकंड। तो इस तरह से काफी सारी चीजें आने लग गई, और ये थोड़ा स्लो हो गए थे कि कब इस चीज पे इवॉल्व करें, जिसके चक्कर में अचानक से इनका मार्केट शेयर जो एक समय पे 60-70% था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तो पहला प्रॉब्लम वहां आ गया। दूसरा प्रॉब्लम, दादरी में जो इनका प्लांट था, दादरी का प्लांट पावर कहां से लेता था? दादरी का प्लांट पावर अपना खुद जनरेट करता था, लेकिन जो रॉ मटेरियल आता था वो बड़े भाई के पेट्रोकेमिकल से लेते थे। एग्रीमेंट पहले हुआ था कि आधे दाम में मिलेगा, मार्केट में जो रेट लगेगा आधे दाम में निकलेगा। बड़े भाई ने देखा कि भैया महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, जब सबके लिए मैं दाम बढ़ा रहा हूं तो इधर भी दाम बढ़ाऊंगा, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिया। इस चक्कर में क्या हो गया कि जो काम ये 100 रुपए में कर सकते थे, अब 200 रुपए में होने लग गया। समझ रहे हैं? महंगाई बढ़ गई, प्रॉफिट और कम हो गए, और उन्होंने कर्ज दुनिया भर के लेके रखे हैं इस पे। तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया दोनों भाइयों के बीच में। फिर घमासान युद्ध चल रहा है, कोर्ट में केस पे केस चल रहा है। केस का फैसला किसके हक में आ गया? बड़े भाई के हक में। छोटा भाई उधर भी मात खा गया। उसके बाद प्रॉब्लम्स की कमी नहीं थी कि दादरी के उधर सीन क्या हुआ था कि जो छोटे भाई थे वो उस समय की सरकार के काफी निकट आ चुके थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनको बहुत सारी जमीनें जो थी ये सब प्लांट करने के लिए, वो किसानों से इमरजेंसी घोषित करके ले ली गई और इन लोगों को दे दी गई। इस चक्कर में क्या हो गया कि किसानों ने प्रोटेस्ट कर दिया। वैसे सुनने की बात तो ये भी आई है कि शायद ये जो दिया गया था और किसानों को प्रोवोक किया गया था, ऐसा बोला जाता है, मेरे को नहीं पता, शायद बड़े भाई का भी कुछ उसमें हाथ हो।
तो अब यहां पर भी फंस गए, तो प्लांट का काम ठप, प्लांट पे कर्जा अलग चल रहा है, उसके बाद ये दूसरा चल रहा है, उसके बाद इनने फाइनल कुल्हाड़ी और एक मार दी। तो अब क्या हो गया, अब ये नुकसान, घाटे बढ़ते जा रहे हैं और कर्जे पे कर्जा बढ़ते जा रहा है, कर्जे पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके पहले एक आखिरी अच्छी चीज हुई थी, जब ये आईपीओ लेके आए थे। आज हम आईपीओ की जब बात करते हैं अरुण जी, तो हम बात करते हैं जो नई कंपनी आई है, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, और बड़ा क्रेज चलता है, LIC का जो आया था बड़ा क्रेज चलता है ना, हम बोलते हैं कि यार कितनी बड़ी कंपनियां, कितना। आप इमेजिन करोगे, जब ये अपनी कंपनी का 2008 वाला आईपीओ लेके आए थे, तब इनकी कंपनी में कितने जल्दी सब्सक्रिप्शन भरे थे, 2 सेकंड में $2 बिलियन अंदर। 2 सेकंड में $2 बिलियन अंदर एक आईपीओ से अगर किसी के जेब में आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाए। मजे की बात है, उस समय पे इनका रेवेन्यू था 15 लाख जो किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, बिकॉज इतना ज्यादा क्रेज था। बाय द वे, आज के समय पर हम कहते हैं कि शेयर बाजार में 2 से 3% का पेनिट्रेशन है, 2 से 3% लोग भाग लेते हैं। आपको पता है इस समय पे 13% लोग भाग लेते थे। इसका मतलब डिक्लाइन हुआ है। जब भी मार्केट तगड़े बुल फेज में होता है ना, 2005 से 8 के बीच में तगड़ा बुल फेज था जो आपने देखा ही नहीं है, उस समय पे तगड़ा वो हो रहा था। तो आप सोचो कितने लोग, इसलिए तो इतनी ज्यादा नेगेटिव धारणा है शेयर बाजार को लेके, क्योंकि इतने ज्यादा जो लोग आए थे वो आज भी वो पुराने दर्द, पुराने खरोच लेके घूम रहे हैं कि यार उस समय पे जब सब कुछ सही था, सब कुछ हमारे फेवर में था, उस समय पे हम फंस गए। तो ये चीज क्या हो गई कि इनका आईपीओ तो चल गया, वैल्यूएशन बढ़िया है, अब ये समय आ गया दुनिया के ये 6th रिचेस्ट मनुष्य बन गए। भाई से $1 बिलियन पीछे थे, उसको भी उन्होंने ब्रीफ मूवमेंट के लिए पार कर दिया। मतलब अब तो अपुनिज भगवाने वाला स्टेज पे आ गए हैं और इनके सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए, कर्ज पे कर्ज बढ़ने लग गए, जिसके चक्कर में इनको अपने एसेट्स बेचने पड़ गए, धीरे धीरे कंपनीज बेचनी पड़ गई, धीरे 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 करके इनकी सारी कंपनीज जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में अच्छी करने वाली थी वो भी नहीं कर पा रही है, बाकी सारी चीजें लैविश स्पेंडिंग में इनकी चली जा चुकी है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि एक और है, इंटरनल है। देखिए बेयर कार्टेल का ना बड़ा बड़ा रोल होता है हर चीज पे। तो उस समय पे एक क्या हो गया कि जब इनकी सारी कंपनियों की हालत टाइट हो रही थी, तो शेयर मार्केट के इंटरनल लोगों को सारी चीजें पता रहती है जो आपको मुझे कभी नहीं पता चलेगी। ये लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये आम आदमी है, ये लोग ऐसे दिखाएंगे एक पैसा नहीं है, दुनिया भर का पैसा है इनके पास। तो उनमें से एक बंदा था जिसको SB बोलते हैं, कमेंट्स में लोग गेस कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब मुझे नहीं लगता नहीं कर पाएंगे, उसको प्यार से SB बोलते हैं। तो मैं बी का फुल फॉर्म बता देता हूं, चलिए फिर देखते हैं, फिर भी नहीं कर पाएंगे, बोबड़ा, बोबड़ा, ठीक है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनका असली नाम नहीं है, लेकिन उनको सारा सर्कल पे वो बुलाते हैं। तो ये बंदा देख रहा है, ये इस समय का मनु मानिक है, वो देख रहा है अच्छा बेटा, मतलब ये कंपनी के ऐसे लगने वाले हैं। प्लेजिंग नाम का एक कंसेप्ट होता है, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि एक बिजनेसमैन जब होता है उसका पैसे लेने के 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वो लोन लेगा और अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। दूसरा तरीका वो ये होता है कि वो मार्केट से पैसा उठाएगा आईपीओ लाके अपने शेयर्स को फ्लोट करके। तीसरा तरीका होता है प्लेजिंग का, अपने शेयर्स को प्लेज करता है। प्लेज अर्थ ये होता है कि जब मेरे एसेट्स पूरे कोलैटरल रख दिए, मेरे को लोन और किसी चीज पे नहीं मिलेगा, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मेरे शेयर का दाम 100 रुपए है, 100 रुपए के बदले में 80 रुपए मुझे दे दो हर शेयर के हिसाब से। अब इसको इस तरह से आप समझिए, अब ध्यान से सुनिए। प्लेजिंग में कब कराऊंगा? शेयर सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि 51% दे दिया तो आपको भी पता है क्या होगा, कंपनी अपनी नहीं बचनी है। तो सबसे महंगी चीज होगी, अगर मान लीजिए आप बैंक है और मैं वो बंदा हूं जिसको प्लेजिंग करनी है। अब मान लो मैं आपको देता हूं कि भाई मेरे 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए दे दो। अब मेरे अगर मार्केट में वैल्यू शेयर की घटती जाएगी तो कहीं ना कहीं या तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या तो शेयर्स उसके बदले में ज्यादा देने पड़ेंगे, कि 100 रुपए की 50 होगी तो मेरे को डबल शेयर देने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके मेरा स्टेक तो खत्म ही हो जाएगा और इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को शेयर ही देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, तभी तो आपके पास है, बिल्कुल लोन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये बोबड़ा साहब ने देखा बेटा पैसा तो इसके छोटे भाई के पास जा रहा है और हम हैं बेयर कार्टेल के मालिक, कॉल जाते हैं रातों रात। बोबड़ा साहब कॉल लगा के सीधे बोलते हैं कि इसको गिराना है। एक साथ जिस जिस कंपनी में इनके प्लेजिंग थे, जिस जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंक के पास थे, उनको बोला सीधा इसको मार्केट में ऑफलोड करो वरना हम तो तोड़ेंगे, तुम तो रिकवर भी नहीं कर पाओगे। अब आप एक लेनदार के हिसाब से सोचिए जिसने लोन दिया हुआ है, आपको पता है मेरे 100 रुपए मैंने दिए, 100 रुपए तो आने नहीं है, 80 रुपए आ रहे हैं, 80 रुपए तो ले लूं क्योंकि कल को तो 20 रुपए बचेंगे। तो इन लोगों ने मार्केट में ऑफलोड करना शुरू कर दिया। उधर छोटा भाई टेंशन में कि भाई ये क्या हो रहा है,
मतलब मेरे तो ऑलरेडी पैनिक मचा, ये तो और पैनिक पे पैनिक मचा रहे हैं। उन्होंने दरखास्त लगाई कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई पता किया जाए, क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे फोर्सेस लग गए जो उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में आया है जो ये भाई साहब है शॉर्ट सेलर का पूरा गैंग ने करीब 500-600 करोड़ छाप लिए उस समय पे, नेट कैश, ठीक है, उस समय पे छाप लिए। तो बड़े परेशान, तो इनके ऊपर ना सारे जो बोलते हैं ग्रह इनके खराब चल रहे थे उस समय पे, सब था। आखिरी नेल इन द कॉफिन, अब इनकी कंपनियां बेचने के कगार में हो रही है, अब बैंकरप्सी तक आ रहे हैं, 2019 के आसपास की बात है। तो अब क्या हो गया, एक आखिरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, टेलीकॉम कंपनी का रेवेन्यू गया, फाइनेंस वाली कंपनी का रेवेन्यू गया, पावर वाली कंपनी तो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे चल रही थी, उनके रेवेन्यू गया। अब इन्होंने एक सिंपल सी चीज करी, इन्होंने एक गलती कर दी थी, इन्होंने कुछ चाइनीज कंपनीज और एरिक्सन नाम की एक कंपनी से कुछ उधार ले लिया था। एरिक्सन कंपनी ने सीधे बोल दिया 1 महीने के अंदर अगर 550 करोड़ नहीं दिए तुमको 3 महीने की जेल होगी, 3 महीने की जेल। तो क्या होता है कि सुबह का भूला घर को लौट आया, छोटा भाई बड़े भाई के पास है, एग्जैक्ट आखिरी दिन जिस दिन पैसे भरने हैं, मतलब लोगों ने सोच लिया अब तो ये गया जेल, उस दिन इन्हीं का भाई, क्यों आपको याद है ना, पहला हक किसके पास होगा कुछ भाई भी, खरीदना है तो भाई के पास। तो भाई ने वो चीज करवाई। मजेदार बात यह है जिस बैंक ने छोटे भाई को मना किया उसी बैंक से लोन लेके बड़े भाई ने ये चीज करी, जेल से बचाया, फिर वापस हम साथ साथ हैं। अब हैरानी की बात है, ही फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी 2019 में। बैंक्रप्सी मतलब हवाले निकल गए, मेरे नाम पे कोई एसेट नहीं है, लेकिन आज भी उनके पास ज्यादा नहीं, एक 4000 करोड़ का घर है, 12 से 13 लग्जरी गाड़ी हैं जिनका 1 करोड़ से ऊपर पर गाड़ी का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि कोर्ट में इनके जो ये थे जो लड़ते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वकील, जो कोर्ट में इनके वकील थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये इनके नाम पे है ही नहीं। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट की बात करी, वेल्दी पीपल दे डोंट ओन,